तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 53 में। लेकिन 53 को लिखने से पहले आपसे 52 से लेकर 62 तक पूछेंगे और आपको बताना भी पड़ेगा। बताइए आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 में यही जो है शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? 54 में कौन कौन भाग लेता है बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, हर जगह के निर्वाचित सदस्य। बताइए 55 में क्या है? कोटा। और कोटा का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और इसे लिया गया है आयरलैंड से। 56 में क्या है? कार्यकाल। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है? 59 में, 60 में। बताओ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CGI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग 2 स्थितियों में लगाया जाता है ना, कौन कौन सी स्थितियाँ? अच्छा बताइए, महाभियोग शुरू करने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, पारित नहीं, केवल शुरू करने के लिए कितने वोट की जरूरत है? 1/4, 1/4 जिसे कहते हैं। पारित करने के लिए 2/3। अगर किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, उसे दूसरे सदन में कितने दिन का समय दिया जाता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। अभी तक कितने राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग लगा है? 62 में क्या है? राष्ट्रपति की पदरिक्ति। बताइए अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे कितने समय में भर देना चाहिए? 6 माह के अंदर उसे भर देना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर तो कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन उस उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति। बताइए कैसे, मतलब कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? 2। क्वेश्चन सुना। ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया? लेकिन हम केवल इतना पूछें कि ऐसे कितने लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है तो 3। समझे ना? उपराष्ट्रपति 2 लोग थे जिन्होंने काम किया, और जो हिदायतुल्लाह थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बताओ ऐसे कितने राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन। बताओ सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए कौन था जो अकेले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अकेले जीत गया? नीलम संजीव रेड्डी। इसे कहते हैं निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता। बताइए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। बताइए द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति? 15वें नंबर की है। इससे पहले कौन राष्ट्रपति था? रामनाथ कोविंद। तो ये आपको आर्टिकल पूरा याद है ना? पूरा याद भी रहना चाहिए। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कंटिन्यू आर्टिकल हैं वो 52 से लेकर के 62 तक हैं, और आपको ये 10 का 10 याद रहना चाहिए। बाकी और भी है, ऐसा नहीं है। 72 में है, 111 में है, 123 में है। फिलहाल हम आपको पढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अच्छा वहाँ आपसे पूछेंगे कुछ शक्तियों के बारे में और आपको बताना कि ये किस प्रकार की शक्ति है। ठीक है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है। ये कौन सी शक्ति है? शैक्षिक शक्ति है। किसी भी यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो चांसलर होगा तो वो शैक्षिक शक्ति होगी कि नहीं? शिक्षा से रिलेटेड। अगर राष्ट्रपति आक्रमण का आदेश देते हैं तो कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बाकी पूरा हम आपको स्ट्रक्चर उस दिन बना के दिखा दिए थे ना कि नीचे से हाँ पूरा सब सेनाओं के बारे में बताए थे, फिर CDS के बारे में बताए, फिर रक्षा मंत्री, फिर राष्ट्रपति। अच्छा बताइए अगर किसी देश में किसी डिप्लोमेटिक को नियुक्त करना है, किसी राजदूत को नियुक्त करना है तो कौन सी शक्ति होगी?
सर ये कार्यपालिका राजनीतिक शक्ति। अपने अच्छा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरा व्यवस्थापिका या इसे कहते हैं व्यवस्थापिका, तीसरा आपको वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, राजनैतिक शक्ति, शैक्षिक शक्ति, सैन्य शक्ति, और कल आपको बताएगा विशेषाधिकार, विवेकाधिकार। कल विवेकाधिकार पढ़ा दिए थे, यहाँ तक पढ़ा दिया ना। विवेकाधिकार में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की यही एकमात्र शक्ति है जिसको राष्ट्रपति खुद यूज करता है। बाकी राष्ट्रपति की जितनी भी शक्ति होती है सारी की सारी शक्ति का यूज प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। लेकिन विवेकाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। बताइए, राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करता है, किस स्थिति में? लोकसभा बिल्कुल सही, जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, मतलब हैंग असेंबली हो जाए। हैंग असेंबली का मतलब ये है कि लोकसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत ना रहे, तब उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी पार्टी के नेता को बुला लेगा, कहेगा आइए आपको हम प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिला देते हैं। लेकिन 30 दिन के भीतर ही उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? यही है विवेकाधिकार शक्ति। अब आगे शक्ति बतानी है विशेषाधिकार। 8 नंबर की विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार इनकी शक्ति क्या है, सुनिए भाई। राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार शक्ति है, मतलब कुछ विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं। जैसे जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है उसे तो गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, कोई नहीं कर सकता। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि राष्ट्रपति बन गए आप तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति जब तक रहेंगे तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार शक्ति है। सोचो, अगर आप कुछ गलत कर दो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति कर रहे हैं, उनको नहीं किया जा रहा है, तो विशेषाधिकार हुआ कि नहीं? तो राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और फौजदारी मतलब समझते हैं? मारपीट वाला। कहते हैं ना, देखो फौजदारी करके आया। फौजदारी का मतलब मारपीट वाला मुकदमा। मुकदमा 2 तरीके का होता है, एक पैसे से रिलेटेड होता है, एक मारपीट से। तो पैसा वाला कहलाता है दीवानी और मारपीट वाला फौजदारी। तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और इनके पास कौन सा विशेषाधिकार होता है, पहले एक एक लिखते हैं। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट, इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दीवानी का मुकदमा लगाया जा सकता है। दीवानी का मतलब पैसे से रिलेटेड, उसमें क्या है, पैसा देकर भिजवा दो, दीवानी मुकदमा लगाया जा सकता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति वही राष्ट्र का पति होता है। राष्ट्रपति का मतलब होता है राष्ट्र की रक्षा करने वाला। पति का मतलब ही होता है रक्षा करने वाला, जैसे पत्नी का पति होता है। तो लेकिन अंग्रेजी में इसको बना दिया हस्बैंड, मतलब जिसकी हंसते हंसते बैंड बजा दी जाए, वो है हस्बैंड। तो इनके पास विशेषाधिकार है, इसीलिए इसी नाते इन्हें कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक। क्या कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। देश का प्रथम नागरिक, ठीक है। समझ गया कि नहीं? इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेंगे तो बड़ी बदनामी ना हो जाएगी कि
भारत के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया गया, या उनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा लगा दिया जाए तो कटघरे में जाके पहुंचेंगे। ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि हमारे देश का सर्वोच्च जो पद है उसे कटघरे में बुला लिया गया है, इसीलिए फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया। दीवानी के मुकदमे को लगाने की बात है तो मान लो दीवानी का मुकदमा लगा दिए तो भाई वकील को पैसा वैसा दे के भेज देंगे, जाओ जो भी है। तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दीवानी का मुकदमा लगाया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो एकदम 5 साल तक चाहे जितना मारे पीटे किसी को, चाहे जो करे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। वैसा नहीं है। मैंने क्या बोला कि जब तक राष्ट्रपति हैं तभी तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लो किसी की हत्या कर दें, मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे जाएं तर्क वितर्क करने और द्रौपदी मुर्मू को गुस्सा आ जाए, वहीं प्रधानमंत्री को ले बढ़े, अब ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि नहीं। अब इस हिसाब से तो उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो राष्ट्रपति है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में पता है क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम इन्हें राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, जब एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे तब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 5 साल तक सीट रिजर्व हो गई है, रिजर्व तब तक है जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, समझे कि नहीं। और मैंने क्या बताया कि सामान्यतः 5 साल का होता है कार्यकाल, लेकिन जरूरी नहीं कि एक बार जीत गए तो लाइफ 5 साल ही रहेंगे, इससे पहले हटो नहीं सकते, 5 साल पहले भी हटाया जा सकता है ना भाई। नहीं, प्रसाद परंतु वाली बात नहीं है। जब तक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया नहीं जाएगा तब तक इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। ये प्रसाद परंतु वाली बात नहीं है। हाँ, जीतने के मामले में होता है, जैसे कोई राष्ट्रपति चुनाव जीत रहा है, मतलब वास्तविकता बता रहे हैं, पॉलिटी में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर कोई राष्ट्रपति जीतेगा तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत जीतेगा, ये बात सत्य है, समझे ना। लेकिन इसका उल्लेख ऐसा नहीं किया गया है, ये वास्तविकता वाली बात है, समझ गया ना। विशेषाधिकार, इसके बाद इनकी अगली शक्ति बताते हैं, क्षमादान शक्ति। आज हो गया, वही बात है, जुडिशियरी पावर, जुडिशियल। लो, इसे न्यायिक शक्ति भी कहते हैं, ऊपर लिखें। न्यायिक शक्ति के तहत दिया गया क्षमादान शक्ति, न्यायिक शक्ति मतलब न्याय से रिलेटेड। अब देखो न्यायिक शक्ति के तहत इन्हें आर्टिकल 72 के तहत पावर दी गई है, क्षमादान की शक्ति। इसका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है, आर्टिकल 72 में, जिसे हम उस यहाँ पर कहेंगे क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती, इसीलिए जब आर्टिकल 14 पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि देखो कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल समान नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्षमादान शक्ति है। सोचो, अगर न्यायपालिका राष्ट्रपति को सजा दे दे तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेंगे, कहेंगे जाओ अपनी सजाओं को हम माफ करते हैं। न्यायपालिका की हो गई घनघोर बेइज्जती, है कि नहीं। तो इन्हें आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति दी गई। क्षमादान का मतलब यह है कि ये किसी भी प्रकार के व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार, मतलब कोई बड़ा से बड़ा गुनाह किया हो, चाहे जैसा गुनाह किया। यहाँ तक मार्शल लॉ का भी अगर कोई कानून है, अगर मार्शल लॉ में भी किसी व्यक्ति को सजा दी गई उसको भी माफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेना का कानून अलग होता है, उनका कोर्ट भी अलग होता है। तो सुने होंगे कि कोर्ट मार्शल करवा दिया गया ना, तो उनके लिए अलग कोर्ट बनाया गया होता है, उनका अलग ही कानून रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो मार्शल लॉ की भी सजा माफ कर सकते हैं। क्षमादान शक्ति का मतलब बस इतना समझिए कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है, किसी भी प्रकार, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना दिया गया हो। किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है तब भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, किसी को 20 साल की सजा दी गई है तब भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, किसी को 5 साल की सजा दी गई है तब भी माफ कर सकता है, किसी के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है तब भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, किसी को किसी भी प्रकार की सजा दी जाएगी तो उसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है। समझ गए कि नहीं। लेकिन आपको ये बात पता है अच्छे से
कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं बल्कि प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। तो गृह मंत्री के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो जानते हो भाई, प्रधानमंत्री को देख लीजिए और अमित शाह जी को देख लीजिए, एकदम जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी होती है वैसे ही रहते हैं। तो जो क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति इसे गृह मंत्रालय के सलाह पर करता है। गृह मंत्रालय का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सब मिलकर बताएंगे तभी करेंगे। तो क्षमादान का मतलब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। सजा को माफ कर सकता है, समझ गए कि नहीं। और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। नहीं गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे हम खुद अपनी सजा माफ करते हैं, सजा को माफ कर सकता है। और इसका प्रयोग किसकी सहायता से करते हैं? गृह मंत्रालय। इसका प्रयोग गृह मंत्रालय की सहायता से किया जाता है या सलाह पर। इसका प्रयोग गृह मंत्रालय की सलाह पर। क्षमादान शक्ति है, ऐसा ही नहीं कि हर व्यक्ति को क्षमा करते रहेंगे। अब कोई भी गलती किया, जाके राष्ट्रपति से हाथ पैर जोड़ लिया कि बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको माफ कर दीजिए, रोगा लिया थोड़ा, राष्ट्रपति द्रवित हो उठे, कहे जाओ तुमको हम माफ कर देते हैं आर्टिकल 72 के तहत। तो ऐसा भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति माफ करना चाहते हैं तो माफ करने से पहले उन्हें गृह मंत्रालय से सलाह लेनी पड़ेगी कि बताइए इनको माफ किया जाए कि नहीं। और गृह मंत्रालय सलाह देता है, इसका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी सलाह देगी। अगर मंत्रिपरिषद ही या प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, भाई राष्ट्रपति को माफ करने क्या जाता है, कह देंगे लो, लिखित रूप में ही देना रहता है उनको, सिग्नेचर कर देंगे, ले जाओ माफ कर दिए। समझ गए ना। तो अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करते हैं, किसकी सलाह से? गृह मंत्रालय की सलाह से करते हैं। समझ गए कि नहीं। अब इन्हें कई प्रकार के क्षमादान की शक्ति दी गई, जैसे क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, प्रविलंबन, विराम। इतना गहराई से आपसे नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72। ठीक है, इतना याद करके रखिएगा, बाकी तो हम बता ही दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इनके पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है, मतलब कई कैटेगरी की क्षमादान शक्ति हो सकती है ना। तो 5 प्रकार यहाँ पर क्योंकि मैंने लिखा है किसी भी प्रकार की सजा, मतलब सजा कई तरीके की हो सकती है। तो जिस तरीके से सजा होगी माफीनामा भी उसी तरीके से दिया जाएगा। तो 5 तरीके से माफ कर सकते हैं, 5 प्रकार की सजाओं को। जैसे क्षमा, क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह से माफ कर देना। कुछ भी किए हो पूरी तरह से माफ कर देने का मतलब क्षमा। किसी से क्षमा मांग लो तो चाहे जितनी बड़ी गलती की हो, अगर क्षमा कर दिया तो खत्म सब। समझ गए कि नहीं। तो क्षमा का मतलब पूर्णतया माफ, पूर्णतया माफ। समझ गया ना। क्षमा का मतलब किसी भी सजा को पूर्णतया माफ कर देना, चाहे जैसी सजा हो पूरी तरह माफ कर देना। लघुकरण का मतलब क्या होता है? तो लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदलना। यहाँ पर लघुकरण का मतलब ऐसे होना चाहिए कम करना ना, लेकिन यहाँ पर कम करना नहीं, मतलब उसकी नेचर को चेंज कर देना। जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा दे दी गई, तो फांसी की सजा टाल करके उसे कैद की सजा में दे दिया जाए, तो सजा की प्रकृति बदलना। अब जैसे मान लो किसी को 20 कोड़े मारने की सजा दी गई है, तो उसे 20 थप्पड़ मारने की सजा दे दी जाए, ये प्रकृति बदलना हो गया। समझ गया कि नहीं। सजा की प्रकृति बदलना, प्रकृति बदलना। क्षमा का मतलब पूरी तरह क्षमा कर देना, किसी भी प्रकार की सजा हो पूरी तरह माफ कर देना। और लघुकरण का मतलब है कि उस सजा की प्रकृति को चेंज कर देना। जैसे किसी को बांध के घसीटने का दे दिया गया सजा कि इनको बांध करके 2 किलोमीटर तक घसीटा जाए, तो बांध कर घसीटने के बजाय कुछ और कर दिया जाएगा, मतलब चेंज कर दिया जाएगा, दौड़ा दिया जाए। प्रतिहार का मतलब होता है टाइमिंग को कम करना, समय को कम कर देना, समय को कम करना। जैसे किसी को 20 साल की सजा दी गई है तो उसे 10 साल कर देना, या किसी को
के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है, तो उसको भी कम कर दिया जाए। यहाँ पर कम करने का मतलब है 10 लाख कर दिया जाए, 5 लाख कर दिया जाए, तो कुल मिला के प्रतिहार का मतलब कम कर देना। समझ गए कि नहीं? क्षमा का मतलब पूरी तरह माफ करना, लघुकरण का मतलब सजा की प्रकृति को ही बदल देना, और प्रतिहार का मतलब कम कर देना। अब चाहे समय को कम करना हो या पैसे से रिलेटेड कोई भी मामला, उसे कम कर देना। ठीक। और प्रविलंबन का मतलब है कि आकस्मिक रोक लगाना, फांसी पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, रोक लगाना। अस्थायी का मतलब टेम्पररी, मतलब ये नहीं कि बस फांसी पर रोक लगा दिया गया तो दोबारा नहीं फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमा किया है कि इनकी फांसी को रोक दिया जाए। अभी मान लीजिए उसके पास कोई सबूत रहा होगा जो उसे मिल नहीं रहा था, उसने राष्ट्रपति से बहुत रिक्वेस्ट की कि हमको मौका दिया जाए तो मैं ला करके दिखा दूंगा। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, अभी हम आपकी फांसी को स्थगित करवा देते हैं, पोस्टपोन करा देते हैं, लेकिन बाद में फिर से उन्हें फांसी दी जाएगी। अगर वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, सिद्ध कर देंगे तो भाई माफी हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो प्रविलंबन का मतलब होता है अस्थायी रूप से फांसी पर रोक लगाना। जैसे कल फांसी देनी है किसी, राष्ट्रपति उनको क्षमा कर दिया अगले ही दिन, मतलब उसके पहले दिन, तो उनकी फांसी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब फांसी को पोस्टपोन करने का मतलब कुछ रीजन होगा, जाएंगे अपना सबूत गवाह जो भी ढूंढना होगा ढूंढेंगे। उसके बाद विराम। विराम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को फांसी देना है, तो फांसी अगर देना है तो किसी को फांसी वैसी दिया जाता है ना, तो एकदम उसे इष्ट पुष्ट ढंग से, मतलब अपने होशो हवास में होना चाहिए, ठीक ठाक ढंग से होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो पहले उसका उपचार कराते हैं। उपचार करा लेंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। अगर जब ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाने के बाद तब फांसी देंगे। जैसे कहते हैं नहीं, पहले बकरा काटने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसे रोक देंगे, कहेंगे अभी इसको फांसी ना दिया जाए, तबीयत खराब है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है कि अगर कभी सजा किसी को दिया जाए तो उसके होशो हवास में सजा दी जाए। अब वो बेचारा बेहोश है, उसको ले जाके फांसी पे टांग दिए, उसको पता भी नहीं चलेगा, दर्द का एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि जब भी बीमारी का अवसर हो, मतलब बीमार हो जाए व्यक्ति, तो बीमारी के समय पर भी फांसी को रोक दिया जाए। समझ गए कि नहीं? बीमारी के समय सजा को रोकना, समझे कि नहीं? तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमादान की शक्ति का उल्लेख जो है आर्टिकल 72 में किया गया है। इसको रट्टा मार लीजिएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72। बताओ राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 161 में। किसमें है? आर्टिकल 161 में है। बस 2 प्रकार की सजाओं को माफ नहीं कर सकता। कौन कौन सी 2 प्रकार की सजाएं? नंबर फर्स्ट, फांसी की सजा। फांसी की सजा को वो नहीं माफ कर सकता, मतलब मृत्यु दंड। दूसरी मार्शल लॉ, अगर सैन्य कानून के द्वारा कोई सजा दी गई है तो उस सजा को भी माफ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। बाकी वो भी सजा को कम कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो कम कर देंगे। बाकी 2 प्रकार की सजाओं को माफ नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 साथ में याद करके रखिएगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और आर्टिकल 61 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। जब आर्टिकल 161 पढ़ाएंगे तो बस ऐसे याद करा देंगे, वहाँ पढ़ाए थे। क्षमा का मतलब होता है पूरी तरह माफ करना, लघुकरण का मतलब सजा की प्रकृति बदलना, प्रतिहार का मतलब कम कर देना, और प्रविलंबन का मतलब होता है फांसी पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, और विराम का मतलब बीमारी के दौरान रोक लगाना। समझ गए कि नहीं? अगली शक्ति बताते हैं, हम लोग नोट कीजिए। और अगली शक्ति आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। आपातकालीन शक्ति, देखिए राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति भी है, इमरजेंसी पावर। तो देखिए हमारे देश में 3 प्रकार से आपात लगाए जाते हैं।
पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राजकीय आपात और तीसरा है वित्तीय आपात। मतलब अगर देश में कोई हलचल होती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो उस गड़बड़ स्थिति को संभालने के लिए जो एक विशेष काम किया जाता है उसी को कहते हैं आपात। ठीक है, तो आपात हमारे यहाँ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात, इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 252 में। अगला राजकीय आपात। राजकीय आपात 356 और तीसरा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। देखो, अगर बात किया जाएगा कि आपात कहाँ से लिया गया है, आपात लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को वीमर कहते हैं। तो आपातकालीन व्यवस्था किस देश से लिए हम लोग? जर्मनी के वीमर संविधान से। समझ गए कि नहीं? बताओ, आपात का उल्लेख किस भाग में है? 17 में है? बुझ रहे हो? 18 में है। 18 में है, भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपात लिया गया है जर्मनी के संविधान से, या जर्मनी के संविधान को हम वीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीमर। तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ। देश में 3 प्रकार का आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात, इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। राजकीय आपात, इसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। जैसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इसको लिख लो, राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात को कौन सा शासन कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। वित्तीय आपात 360। ठीक है, देखो, अगर देश लेवल की कोई घटना घटित होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन 3 स्थितियों में लगता है राष्ट्रीय आपात। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। पहले तो राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगता था, इसलिए इसका नाम ही रखा गया राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश से रिलेटेड। फिलहाल अभी ये व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर आक्रमण होगा वहीं पर राष्ट्रीय आपात लगता है। ये नहीं कि पंजाब में आक्रमण हो गया तो केरल में लग जाएगा राष्ट्रीय आपात, ये वाली व्यवस्था नहीं, पहले था। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया राष्ट्रीय आपात, मतलब पूरे राष्ट्र से संबंधित है। और राजकीय आपात का मतलब समझ रहे हैं? उस राज्य से अगर राज्य में व्यवस्था चरमरा जाए, वहाँ का शासन तंत्र विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्य में लगाया जाता है राजकीय आपात। और अगर पैसे की कमी हो जाती है देश में, तो लगाया जाता है वित्तीय आपात। समझ गए ना? इसे 3 स्थितियों में लगाया जाता है। कौन कौन सी? युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। समझ गए कि नहीं? राष्ट्रीय आपात कितनी स्थिति में लगाया जाता है? 3। जैसे मान लीजिए किसी भाई भारत में युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी आक्रमणकारी घुस जाए भारत में, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब लोग अपनी ही सेना के ऊपर बंदूक, भाला, बर्छी लेकर के आक्रमण करना शुरू कर दे, ये है सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ पूरा। तो ऐसी स्थिति में देश में लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात अभी तक देश में 3 बार लगा हुआ है। 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था? भारत चीन, इंडो साइनो वार। और उसके बाद 1971 भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो विभाजन कर दिया गया। उसके बाद 1975, अभी तक 3 बार। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, नहीं तो सोचो, ये आंतरिक अशांति के नाम पर लग गया था कि देश में आंतरिक अशांति होगी। पहले आंतरिक अशांति था, इसीलिए आंतरिक अशांति हटा करके बना दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पर पहले क्या था? आंतरिक अशांति। प्रधानमंत्री का मन होता था, कह देते थे आज आंतरिक अशांति है, देश में राष्ट्रपति शासन लागू, देश में राष्ट्रीय आपात लागू। तो आंतरिक अशांति का बड़ा मिसयूज किया गया था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो देश में अभी तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? 3 बार। 1962 भारत और चीन के युद्ध
में, और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में कौन सा युद्ध हुआ? कोई युद्ध नहीं हुआ। आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी के समय में लगा था, ठीक है। और आज की बात तो मॉस्किटो है, ये लगता ही रहता है अक्सर, कहीं ना कहीं किसी राज्यों में लगता रहता है, लेकिन किस कारण लगता है इसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने का 2 रीजन होता है। नंबर फर्स्ट, अगर शासन तंत्र विफल हो जाए या शासन व्यवस्था चरमरा जाए, राज्यों में शासन व्यवस्था चरमरा जाए। शासन व्यवस्था चरमराने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब उस राज्य में सरकार न चल पाए, इसे कहते हैं राज्यों में शासन व्यवस्था चरमरा जाए या शासन तंत्र विफल हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ये सरकार गिर जाए, मान लीजिए ये लोग सरकार चलाने में सक्षम ना हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दूसरे लोग सीएम के रूप में सीएम के दावेदारी के लिए कहें कि हम सीएम बनना चाहें, लेकिन अगर यहाँ पर व्यवस्था बन ही ना पाए तो यहाँ पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति। अगर राज्यों में शासन तंत्र सही ढंग से चल ना पाए तो ऐसी स्थिति में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। दूसरा, अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य सरकार न माने, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश दे, किसको? राज्य सरकार को, और राज्य सरकार कहे हम नहीं मानेंगे। जैसे केंद्र सरकार ने मान लीजिए कहा कि अब 2000 का नोट नहीं चलेगा, अब चलेगा 5000 का नोट। कौन सा नोट? 5000 का नोट। और राज्य सरकार कहे कि हम नहीं चलाएंगे, तो ये क्या मतलब हुआ? केंद्र सरकार अगर आपको निर्देश दे रही है तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानती है राज्य सरकार तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। समझ गए कि नहीं? राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात, चाहे जो बोलो। तो अगर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य सरकार नहीं मानती है तो उस स्थिति में भी राज्यों में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात। समझ गए ना? इसको लगाने के 3 रीजन है, युद्ध, बाह्यात्मक, सशस्त्र विद्रोह। और राजकीय आपात लगाने के 2, शासन तंत्र विफल हो जाए राज्य में सरकार न चल पाए और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को न माने, ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है। अब ये कई बार लगा हुआ है राजकीय आपात। और वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, 0 बार। समझ गए ना? वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आपातकालीन व्यवस्था किस देश से ली गई है? जर्मनी। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताओ राष्ट्रीय आपात किस देश से लिया गया है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय आपात भी जर्मनी से लिया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए राजकीय आपात, ये भी जर्मनी से लिया गया है। और आपसे पूछ ले वित्तीय आपात, देखो 2 बार अमेरिका बता दिए, ये वाला अमेरिका से लिया गया है। ये वाला कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि बताइए आपात किस देश से लिया गया है, कुछ नहीं सोचना है, बस जर्मनी बता देना है। लेकिन एकदम अंदर घुस जाए, यहाँ पर पहुंचे और पूछे बताओ वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। समझ गए कि नहीं? तो आप राष्ट्रपति की पूरी शक्तियों को पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सब आर्टिकल 53 के तहत मैंने पढ़ा दी हैं। अब आपको राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? और ये पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे। आपको आपात याद रखना है हर प्रकार का। ये आर्टिकल विशेष रूप से 352, 356, 360 4 का गढ़ देते जाना, आपको पता चल जाएगा। एक भी याद कर लोगे तो तब भी। समझ गए कि नहीं?